हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पंकज गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान डॉट कॉम पे। आज हम डिस्कस करेंगे जो कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में, उसके बारे में। जैसा कि संदीप माहेश्वरी जी ने अपनी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला, स्टॉप स्कैम बिजनेस, उसको लेके बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस बने। जो लोग विवेक बिंद्रा जी को जानते थे कि वो इस तरह का बिजनेस करते हैं, उन्होंने अपने रिएक्शन वीडियोस डाले। उसके बाद विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी जी को कुछ लीगल नोटिस भेजे एज पर संदीप माहेश्वरी जी, और उन्हें डराया धमकाया गया, वीडियो डिलीट करने के लिए बोला गया। बट विवेक जी ने अपनी 10 डे एमबीए क्लास की फर्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें मना करी कि उन्होंने कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है। और मैंने वो वाली क्लास पूरी अटेंड करी थी, और उन्होंने स्टार्टिंग का आधे घंटे का सेशन सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन वीडियो बनाई संदीप जी की वीडियो के अगेंस्ट। उन्होंने अपनी फर्स्ट डे एमबीए क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट बोले संदीप माहेश्वरी जी को लेके, और अपनी क्लैरिफिकेशन में कि हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। जो भी उन्होंने पॉइंट्स अपनी फर्स्ट क्लास में बोले थे, उसी को लेके कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि विवेक जी ने जो बात बोली है, वो कितनी सही है और कितनी गलत हो सकती है एज़ पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर मैं कहीं गलत हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे रेक्टिफ़ाई कीजिएगा इन कमेंट बॉक्स। वहीं दूसरी तरफ विवेक जी का जो एग्रेशन फर्स्ट क्लास एमबीए की में था, एकदम से ही चेंज हो गया संदीप सर के बारे में। उनकी अगली ही वीडियो में जो उन्होंने सागर सिन्हा जी के साथ बनाई, और एमबीए की थर्ड क्लास में टॉपिक ही रख दिया एंड ऑफ कंट्रोवर्सी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो सबसे पहले क्या है कि हम जो है ये समझते हैं कंट्रोवर्सी पैदा क्यों हुई और कंट्रोवर्सी है क्या। ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता आईबीसी क्या है। आईबीसी बेसिकली विवेक बिंद्रा जी के बड़ा बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो बिजनेस कंसल्टेंट है और इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। तो भैया, बिजनेस कंसल्टेंट होने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप किसी को भी अगर अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बना लेंगे, अपना आईबीसी बना लेंगे, तो वो क्या तो बाजार में बेचेगा और क्या बाजार में कंसल्टेंसी देगा। तो आपने जो है बिजनेस कंसल्टेंट नहीं बनाया, अपने लिए एक सेल पर्सन अपॉइंट कर लिया, जो कि कमीशन बेसिस पे आपका प्रोडक्ट बेच रहा है। जो क्वालिटी आपकी बिजनेस कंसल्टेंट की है, ये आपको ही पता है कि उस क्वालिटी के बिजनेस कंसल्टेंट से कोई भी अच्छा बिजनेसमैन कंसल्टेंसी लेना पसंद नहीं करेगा। और जब वो आपसे कहते हैं कि हमारी सेल नहीं हो रही, हम हमारे से कोई कंसल्टेंसी नहीं ले रहा, तो आप बोलते हैं कि अपने जैसे 4 लोगों को और ले आओ, 4 बिजनेस कंसल्टेंट और बनाओ, तुम्हारी सेल हो गई। तो फिर ये बिजनेस कंसल्टेंसी नहीं होती, इसे एमएलए बोलते हैं। आपने नाम इसका एफिलिएशन कर दिया, एजेंसी कर दिया। तो आइए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या-क्या बातें बोली, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उन बातों का क्या-क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, और उनका क्या-क्या रिप्लाई बनता है। संदीप सर ने बताया कि विवेक जी की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस मिला है, बट विवेक जी ने अपनी क्लास में इसे बिल्कुल डिनाई कर दिया कि उन्होंने या उनकी टीम ने संदीप जी को कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है। अभी हाल ही में संदीप जी ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट डाली है कि विवेक जी ने उनके ऊपर लीगल सूट फाइल किया है फॉर डिलीटिंग दी वीडियो, बट कोर्ट ने उनको वीडियो डिलीट करने के लिए मना कर दिया है कि बिना संदीप जी का स्टैंड सुने वो कोई ऑर्डर नहीं पास करेंगे, और जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोई भी पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाएगी। तो इस बात से ये साफ हो जाता है कि अगर कोर्ट केस डला है, तो उससे पहले लीगल नोटिस भी सर्व हुआ होगा। तो यहाँ पे विवेक जी या तो झूठ बोल रहे हैं, या उन्होंने बहुत ही शॉर्टर नोटिस भेजा होगा कोर्ट केस के लिए। सेकंड पॉइंट में उन्होंने संदीप जी से पूछा कि स्कैम का मतलब क्या होता है? क्या वो कोई फाइनेंशियल स्कैम कर रहे हैं? विवेक जी, हो सकता है आपने फाइनेंशियल स्कैम एज़ पर लीगल प्रोविज़न ना किया हो, लीगली आप बिल्कुल सही चल रहे हो और आपकी बैलेंस शीट में भी सब कुछ एक्यूरेट रिकॉर्ड हो, बट आपकी टीम और आईबीसीज़ ने इनोसेंट बच्चों के साथ फ्रॉड किया है। उन्हें बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाए, और उनको भी आपकी आईबीसी एजेंसी के अंदर जॉइन कराया, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको हुआ है। उन बच्चों को तो मार्केट की नॉलेज भी नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है और वो पैसे कैसे कमा पाएँगे। बट उन्हें आपकी वीडियो दिखाई गई कि आप महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, आप महीने के 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, और अगर आप पैसे नहीं कमा पाए तो आपको आपका पूरा पैसा वापस दिया जाएगा, वो भी बिना किसी कंडीशन के। आपने ही अपनी वीडियो में क्लेम किया है कि आपकी टीम जॉइन करने के बाद
लोग 1 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना कमाएँगे और अगर वो नहीं कमा पाए तो आप उन्हें अनकंडीशनल रिफंड कर देंगे, बिना किसी क्वेश्चन आंसर के। और यही वीडियो दिखा-दिखा के आपके आईबीसीज़ में न्यू कमर्स, न्यू बच्चों को बेवकूफ़ बनाया है और उनके साथ स्कैम किया है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसकी यूटिलिटी से ज़्यादा होता है, तो वो स्कैम की कैटेगरी में ही आता है। अगर कोई ₹100 की यूटिलिटी वाली चीज़ मुझे ₹1000 में बेच दी जाएगी, तो मेरे लिए वो स्कैम ही हुआ, मेरे लिए कोई फ्रूटफुल डिसीज़न नहीं रहा, जिसमें कि मेरे को उसकी नॉलेज भी ना हो। और जब आपके आईबीसीज़ आपसे पैसा वापस माँगने आए, तो आपने बोला कि अपने जैसे 4 और पकड़ के लाओ और आपको कमीशन के फॉर्म में आपका पैसा वापस मिल जाएगा। हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जूलाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, लल्लूलाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है। देखिए, छज्जूलाल गुप्ता एंड सन्स या लल्लूलाल गुप्ता एंड सन्स क्या होता है? मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं एक रेपुटेड फर्म के साथ एसोसिएटेड भी हूँ और हम बहुत सारे ऑडिट भी करते हैं। जब हमारी गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आईसीएआई हमारे सिग्नेचर्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं करती, तो आप कौन होते हैं हमारे सिग्नेचर्स के बीच में भेदभाव करने वाले और ये बोलने वाले कि हमारा ऑडिटर ईवाई है और आपका ऑडिटर कोई ऐरा-गैरा बंदा है। और इसकी क्या गारंटी है कि आपका ऑडिट ईवाई ने किया है तो आपकी बैलेंस शीट डिफेक्ट फ्री है, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया उसके अंदर, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ रिपोर्ट करी है। इसका डिस्कशन भी हम आगे करेंगे। आपका ऑडिट कोई बिग फोर करे या छोटी फर्म, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सबके साइन इक्वली वैलिड हैं और बिग फोर ने भी आपका फाइनेंशियल ऑडिट ही किया है, कोई इमोशनल ऑडिट नहीं किया, ना ये ऑडिट किया है कि आप सेल्स कैसे करते हैं बाज़ार में जाके। पॉइंट नंबर 4 के अंदर विवेक जी आपने बोला कि आप 1 लाख की जगह 25 लाख खर्च करते हैं और 1 करोड़ की जगह 25 करोड़ खर्च करते हैं। तो भाई साहब आप बिल्कुल खर्च करते होंगे, आप बड़े आदमी हो, आप ₹1 की जगह ₹25 खर्च कर सकते हो क्योंकि पैसा आपका थोड़ी ना है, पैसा तो आईबीसी से इकट्ठा किया हुआ है आपने। और वो भी उन्हें झूठे सपने दिखा के। पॉइंट नंबर 5 के अंदर विवेक जी आपने बताया कि आपका फाइनेंशियल कंट्रोल एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जो है बिग फोर करते हैं। आप एक कंपनी के अंदर और ओनर हैं जिसका नाम बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड है। मैंने सोचा कि क्या पता आप इसका भी ऑडिट बिग फोर से ही कराते हो तो चेक किया जाए, बट इसका ऑडिट तो आपने किसी बिग फोर से नहीं कराया। और आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आपने ऑडिट बिग फोर से नहीं कराया तो आप यानी कि इसके अंदर कुछ घोटाला कर रहे हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा आपकी स्टेटमेंट बोल रही है। हमें तो अपने प्रोफेशनल ब्रदर पे यकीन है कि उसने अगर जो ऑडिट किया है तो सब कुछ चेक करके ही किया होगा और आपकी दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट में भी कोई डिफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसने भी पूरा ड्यू डिलिजेंस लगाया होगा आपका ऑडिट फाइनल करने के लिए। और सर हमारा काम ऑडिट करना है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, अनलेस अंटिल हमारे को फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का असाइनमेंट मिले। मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। विवेक जी आपने बोला कि आपने इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया है, इतनी मैन पावर लगाई है, इतना कंटेंट पे खर्च किया है कि आपने फिगर कोट कर दी कि आपने 200 प्लस करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी और कंटेंट पे खर्च कर दिए। तो आइए अब बात करते हैं कि आपकी बैलेंस शीट में वो पैसा कहाँ एग्जिस्ट करता है। लेकिन विवेक जी आपके फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड तो कुछ और ही बोल रहे हैं। वो तो नहीं बोलते कि आपने 200 करोड़ टेक्नोलॉजी या कंटेंट पे खर्च किया है। अगर पी&एल की बात करें तो आपकी 425 प्लस करोड़ की सेल है, प्लस 40 करोड़ अप्रॉक्स आपने डेफर दिखाया हुआ है। उस सेल में से 400 प्लस करोड़ का तो आपने खर्चा दिखा दिया है, जिसमें कि मेजर एक्सपेंस आपका सैलरी और कमीशन टू एफिलिएट्स है। आपकी 31/3/2023 की बैलेंस शीट का साइज 100 करोड़ का है, जिसमें से मात्र 7 करोड़ रुपए आपने जो है टेक्नोलॉजी और कंटेंट के अंदर दिखाए हैं। उसके अलावा 90 करोड़ रुपीस अप्रॉक्स आपका करंट एसेट के अंदर पड़ा हुआ है, जिसमें से मैक्सिमम लिक्विड एसेट है एंड इंटेंजिबल एंड टेंजिबल एसेट मिला के मात्र 7 करोड़ रुपए है। जो आप 200 प्लस करोड़ रुपए क्लेम कर रहे हो कि आपने टेक्नोलॉजी और कंटेंट पे इन्वेस्ट किया है, वो पैसा कहाँ शो किया है? विवेक जी इसे ही फाइनेंशियल स्कैम कहते हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपीस आपने टेक्नोलॉजी पे खर्च किया है, कंटेंट बनाने पे खर्च किया है। इसका मतलब ये आपकी इंटेंजिबल एसेट है और आपने वो सारा का सारा एज़ अ रेवेन्यू अपने पी&एल में डेबिट कर दिया। तो या तो आपकी बैलेंस शीट झूठ बोल रही है या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। और आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस शीट झूठ बोल नहीं सकती क्योंकि उसका ऑडिट तो ईवाई ने किया है। पॉइंट नंबर 7 में भी आपने बताया कि आपके यहाँ स्पेशल डिपार्टमेंट बना है क्यूओएस के। क्यूओएस मतलब क्वालिटी ऑफ सेल्स, जिसमें आपकी कोई भी सेल होती है तो आपकी टीम उसे वीडियो कॉल पे लेके कंफर्म करती है कि उसको कोई मिस सेलिंग तो नहीं हुई,
उसको सारी चीज़ें कंडीशंस बताती है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। विवेक जी, जब आपके आईबीसीज़ नए बच्चों को आपकी एजेंसी भेजते हैं, तो उस टाइम वो उन्हें इतना मोटिवेट कर चुके होते हैं, आपकी वीडियोज़ दिखा के, आपके प्रोग्राम्स दिखा के, कि उनमें सोचने और समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। वो इतने साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर होते हैं कि उन्हें बस ये दिख रहा होता है कि एक बार किसी तरह से मैं विवेक बिंद्रा की टीम जॉइन कर लूँ और 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने तक कमाऊँगा। उसके अलावा मेरी लाइफ सेट है। एक बार विवेक जी की टीम में आ गया तो समझ लो मेरी सारी टेंशन खत्म और पैसा ही पैसा आएगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो आपकी सारी की सारी कंडीशंस एग्री करते हैं। जो भी वीडियो कॉल पे आपकी सेल्स टीम पूछती होगी, वो उस चीज़ के लिए भी एग्री कर लेते हैं, हाँ, मैं कर लूँगा, हाँ, मैं कर लूँगा, लेकिन बाद में उनसे नहीं होता। क्योंकि एग्रीमेंट के टाइम पे उनमें पूरा का पूरा विवेक बिंद्रा दिमाग में चढ़ा होता है कि विवेक बिंद्रा आ गया तो सब कुछ ओके है। उस टाइम तो आप उनसे किडनी माँग लोगे, वो आपको किडनी भी दे देंगे, ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म साइन करा लोगे, वो भी साइन कर देंगे कि बस अपनी टीम में ले लो हमें। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो आपने बोला कि अनकंडीशनल रिफंड है, क्योंकि उन्होंने सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी जो उन्होंने डे 1 पे सिलेक्ट करी थी। तो भाई साहब, कंडीशन के साथ अनकंडीशनल रिफंड कौन-सा होता है? ये तो शुरू से ही स्कैम वाली बात हो गई कि हम आपको अनकंडीशनल पैसा देंगे, लेकिन आपको ये चेकलिस्ट दे दी, ये सारी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपने ये कंडीशन पूरी नहीं की, तो आपको हम रिफंड नहीं देंगे। तो फिर इसमें अनकंडीशनल क्या रहा? और अगर कोई दुखियारा आईबीसी आपके पास आता है, तो आपकी तरफ से कोई रेज़ोल्यूशन नहीं मिलता और आप क्लेम कर रहे हैं कि आपका 98.2% सैटिस्फैक्शन रेट है। आप गूगल खोल के देखिए, दुनिया भर की कंज़्यूमर कंप्लेंट से पोर्टल भरा हुआ है। गूगल छोड़िए सर, आरओसी की वेबसाइट तक पे आपके आईबीसी ने कंप्लेंट डाली हुई है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई गलती से आपके पास तक पहुँचना भी चाहेगा, तो आपकी टीम हो सकता है उसे पहुँचना ही ना देती हो, जिससे कि आपको पता ही नहीं चलता कि नीचे क्या चल रहा है। जब आपकी तरफ से किसी को रेज़ोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, तो 98% सैटिस्फैक्शन रेट कैसे आ गया? सर, पॉइंट नंबर 9 में आप क्लेम कर रहे हैं कि आप सैलरी टाइम पे देते हैं। तो भाई साहब, आप कैश रिच कंपनी हैं, आप पॉजिटिव सरप्लस के अंदर हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो भी सैलरी टाइम पे नहीं देंगे। और जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, आपने अपनी कंपनीज़ के अंदर लिमिट बना रखी कि आप 30 तारीख को सैलरी देंगे, आप 30 तारीख को सैलरी देते हैं। जिस कंपनी ने जिस डेट पे सैलरी डिसाइड किया, वो सारी कंपनियाँ उसी डेट पे सैलरी देती हैं। तो आप कोई इसके अंदर एक्सेप्शनल काम नहीं कर रहे कि अपने एम्प्लॉइज़ को टाइम पे सैलरी दे रहे हो तो। पॉइंट नंबर 10 में आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने प्रोजेक्ट जो है मई और जून में ही बंद कर दिया था। जब आपको पता चला कि प्रोजेक्ट के अंदर मिस सेलिंग शुरू हो गई है, तो आपने प्रोग्राम बंद कर दिया। लेकिन आपने जब प्रोग्राम बंद किया, तो क्या आपने किसी आईबीसी को रिफंड किया पैसा? आपने उन्हें दूसरे प्रोग्राम में डाल दिया कि आप दूसरा काम सीख लो। तो जब आपने प्रोग्राम बंद कर दिया, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप उनको उनका पैसा वापस करें। पॉइंट नंबर 11 में आप कह रहे हो कि आप लोगों को फ्री में कंटेंट दे रहे हो। तो सर, उस कंटेंट की कॉस्ट है आपके सब्सक्राइबर का टाइम, आपके व्यूअर का टाइम, और उस टाइम की वजह से आपके पास एडवर्टाइज़मेंट का रेवेन्यू आता है यूट्यूब से। और जिस हिसाब से आपका सब्सक्राइबर बेस है, आपको एप्रोक्सिमेटली, जो मेरी रफ कैलकुलेशन कहती है, 1 से डेढ़ करोड़ रुपए पर मंथ सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब ऐड से आते हैं। और इसके अलावा जो आप अपने प्रोग्राम का प्रमोशन करते हैं, की वजह से आपकी बैलेंस शीट का रेवेन्यू 425 करोड़ पहुँच चुका है। वो भी आपके सब्सक्राइबर की वजह से ही आया है। और आप बात कर रहे हैं कि आप लोगों को फ्री में कंटेंट दे रहे हैं। अगर फ्री में कंटेंट देना है, तो संदीप माहेश्वरी सर की तरह आप भी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दो। पॉइंट नंबर 12 में आप संदीप सर के लिए बोल रहे हो कि वो अपने सेशन के पैसे लेते हैं, फुल पेज ऐड देते हैं जिसकी कॉस्ट 60 लाख रुपए, 75 लाख रुपए तक है, ठीक है? अपनी एक-एक फ़ोटो का वो 20-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख-लाख रुपए चार्ज करते हैं, जो कि मात्र 50 रुपए में फ़ोटो खींच जाती है। वो जो ऐड देते हैं ना, वो देते हैं टॉप क्लास बिज़नेस पर्सन के लिए, जो कि 30 लाख रुपए 2 घंटे की कंसल्टेंसी के अफ़ोर्ड कर सकता है। वो किसी छोटे बच्चे से पैसे नहीं माँगते कि हाँ, ला तू मेरे को पैसा दे दे और मेरा सेशन अटेंड कर ले। वो प्रॉपर सही जगह यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने टाइम की कीमत, और जो उनसे सेशन ले रहा है, वो भी वेल वर्स्ड है कि वो 30 लाख रुपए खर्च कर सकता है 2 घंटे के और एक सही बंदे से सेशन ले सकता है। और उसे सेशन नहीं बोलते, उसे वन टू वन कंसल्टेंसी बोलते हैं। जैसे हम देते हैं अपने क्लाइंट्स को, जैसे आप देते हो अपने क्लाइंट्स को। और वो किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहे, ना उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज़ किया हुआ है, ना वो किसी के यहाँ एडवर्टाइज़ करने के लिए जाते, ना उनको अपने अपने यहाँ ना अपने यहाँ किसी को एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए बुलाते। और जो बात आप कर रहे हैं कि 50 रुपए फ़ोटो के लग जाते हैं, तो सर आपको भी पता है कि एक-एक फ़ोटो खींचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता है, और ये बात तो उनके यूज़र्स खुद बोल रहे हैं कि जो फ़ोटो उन्हें 20,000 में मिल जाती है, अगर वो खुद उस फ़ोटो के लिए जाएँगे, तो उन्हें लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे उस चीज़ के।
और शायद आपको संदीप सर के बिजनेस मॉडल का नहीं पता कि जो भी उनकी वेबसाइट से सेल होता है उसमें से एक एक्स परसेंटेज उस मॉडल को भी जाती है जिसका वो फोटो होता है। पॉइंट नंबर 13 में आपने बोला कि संदीप जी ने 10 मिनट का वीडियो डाला है। जर्नलिंग की वीडियो 25-25 मिनट की होती है, 30-30 मिनट की होती है। उस टाइम वहाँ पे 1.5 घंटे का सेशन चला था जिसके अंदर आपकी बहुत तारीफ हुई। तो बिंद्रा जी 10 मिनट का वीडियो इसलिए डाला होगा क्योंकि 10 मिनट का ही रेलेवेंट कंटेंट होगा। अगर वो ज़्यादा बड़ा वीडियो डालते तो कहीं न कहीं आपका नाम आ जाता, जो कि वो नहीं चाहते थे कि आपका नाम आए। वो तो आज की डेट में आपका नाम आ गया क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि वो यूट्यूबर कौन है। और हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहे कि आपकी तारीफ नहीं होगी, आपकी बहुत तारीफ हुई होगी। सर आप 2 करोड़ का सब्सक्राइबर बेस लेके बैठे हो, तो ऐसे ही नहीं बैठे होंगे। कुछ तो आप डिलीवरी दे रहे हो। उनकी जो बिज़नेस मास्टरी की वीडियो है, उसका एवरेज ड्यूरेशन 12-13 मिनट का ही है। जिसमें कुछ वीडियो उनकी 10 मिनट की हैं, कुछ वीडियो उनकी 17 मिनट तक गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वाली वीडियो 10 मिनट की डाली है, उनकी जर्नली वीडियो की टाइम ड्यूरेशन 10, 11, 12 मिनट ही है। और रही बात व्यूज़ की, तो उन्हें व्यूज़ की टेंशन ही नहीं है क्योंकि उनका चैनल मोनेटाइज़ ही नहीं है, चाहे फिर वो 2 लाख व्यूज़ आएँ, चाहे 2 मिलियन व्यूज़ आएँ, चाहे 20 मिलियन व्यूज़ आएँ, उन्हें ₹1 नहीं मिलना यूट्यूब से। सर पॉइंट नंबर 14 में हम बात करते हैं सोनू की। ठीक है, आपने सोनू की अपनी लाइव वीडियो के अंदर क्लिप चलाई कि सोनू क्या-क्या बोल रहा था, सोनू ने अपनी जगह दिखाई, सोनू ने बताया कि उसने सेल कर दी है, सोनू बहुत पॉजिटिव था, सोनू को आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, 3 लाख रुपए की सीट ऑफर करी बैठने के लिए। सर सोनू ने अपनी वीडियो में बताया कि वो सीए कर रहा था और उसकी शक्ल देख के मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब हम सीए करते थे और ऐसे बैठ-बैठ के पढ़ाई करते थे रात-रात भर, कि शक्ल पे 12 बज जाएँ। लेकिन आपके किसी स्मार्ट आईबीसी ने उसे इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि उस बेचारे ने अपनी सीए छोड़ के आपका आईबीसी बनना उचित समझा। उसे लगा कि एक बार आपका आईबीसी बन जाएगा तो खूब पैसे कमाएगा, इतना पैसा तो सीए के काम में भी नहीं होगा। उसे ये नहीं पता था कि अगर आपका सीए बन जाएगा तो आप 1 लाख की जगह 25 लाख रुपए दे दोगे उसे। और सर एमएलएम के अंदर भी यही शोशाबाजी चलती है कि आप बड़ी-बड़ी चीज़ें दिखाओ, सूट-बूट में दिखा दो अपने आप को, गाड़ियाँ दिखा दो, आपने कितने कमाए ये बता दो, ताकि कोई भी नॉर्मल आदमी आपसे इन्फ्लुएंस होके आपकी टीम को जॉइन कर ले, कि हाँ भाई इसने कमाया तो मैं भी कमाऊँगा। और इसी को एमएलएम कहते हैं, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, इसी को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। विवेक जी इसके लिए बेसिक चेकलिस्ट तो आपको ही बनानी पड़ेगी कि आपका आईबीसी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज क्या है, जिससे कि वो आपका आईबीसी बन के आगे दूसरे बिज़नेस को कंसल्टेंसी दे सके, आपसे सीखे, आगे सिखाए, आपसे सीखे, आगे सिखाए, आपसे सीखे, आगे सिखाए। पर आपकी बेसिक चेकलिस्ट ना होने की वजह से आपके आईबीसीज़ ने हर किसी को कोर्स बेचा। जो फँस गया उसे फँसाया, जो पकड़ में आया उसे बेच दिया, ठीक है? इसी वजह से आपका रिवेन्यू इतनी हाई गया, इतनी जल्दी गया और इसी को कहते हैं सर गंजे को कंघी बेचना, जो संदीप सर ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला है। सर पे बाल नहीं है बट कंघी बेच दो, खुजाने के तो काम आएगी। तो एक 15वें पॉइंट में आपने बोला कि अगर आपकी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ हुई है, तो आप माफ़ी माँगने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप पैसा वापस करने के लिए भी तैयार हैं? अगर कोई भी आईबीसी आपके पास आता है, तो क्या आप उसे अनकंडीशनल रिफंड दे देंगे, बिना ये चेक किए कि उसने मेहनत करी है या नहीं करी है? क्योंकि अनकंडीशनल रिफंड का मतलब ये होता है कि भाई साहब आप जुड़े हमारे साथ, आप नहीं कमा पाए, अपना पैसा वापस ले जाओ। आप मेहनत नहीं करोगे ये तो आपको डे 1 से पता था। आपने जो सागर सिन्हा जी के साथ पॉडकास्ट किया, उसके अंदर आपने बताया कि आपकी सेल्स एक साइंस की तरह काम करती है, कि आप 100 लीड जनरेट करो, आपको 2 कन्फर्म लीड होंगी उसके अंदर से, कि आप 100 लीड जनरेट करो, आपको 2 कन्फर्म कस्टमर मिल जाएँगे उसके अंदर से। आपको महीने के 500 लीड पे बात करनी है, 10 लीड कन्फर्म हो गई, आपका कमीशन आएगा 35-40 हज़ार रुपए पर लीड के हिसाब से, आपके साढ़े 3-4 लाख रुपए महीने के तैयार हो जाएँगे। ये आपने उसके अंदर बताया। आपने अपनी सेल की साइंस बताई उसके अंदर। और इससे ज़्यादा भी मज़े की बात कि आपके आईबीसीज़ को तो सेल भी नहीं करनी, सेल्स तो आपकी टीम करेगी। उनको तो सिर्फ लेके आना है। और अगर आपकी 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी वो किसी को आपके वेबिनार में नहीं ला सके, तो यानी कि आपकी ट्रेनिंग कहीं न कहीं फेल हो रही है। और आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया था उसके अंदर कि आपके एक फ्रेंड थे, वो कहते हैं अपनी कॉपी डेली चेक कराओ, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आप रेगुलर चेक नहीं करते थे अपने आईबीसीज़ को? आपने बताया आप चेक करते थे और आप बता भी देते थे उन्हें कि तू काम नहीं कर पाएगा। तो भैया जब वो काम नहीं कर पाएगा तो उसके पैसे वापस करके उसे एग्ज़िट क्यों नहीं दिया आपने? जब आप रेगुलर चेक ही करते थे तो एंड तक नौबत ही क्यों आई ये पहुँचने की कि उसने काम नहीं किया पूरे 100 डेज़? उससे पहले ही उसे बाहर निकाल देते। पॉइंट नंबर 17 के अंदर उसी पॉडकास्ट में आपने बताया कि आपके यहाँ मिस सेलिंग हुई।
और वो बहुत ही छोटा नंबर था, बहुत ही छोटा, जस्ट 2000, 2000 लोग सिर्फ, कितने में से, 1,60,000 में से। ये आपकी वर्डिंग्स थी। अगर वो नंबर सिर्फ 2000 था, तो सर आप उनके पैसे वापस करके उन्हें एग्जिट दे देते ना। जिसमें से आपने बोला कि आपने कईयों को एग्जिट दे भी दिया था। अगर हम आपकी पर यूनिट रेवेन्यू की बात करें, एवरेज, तो भी आपके 5 साढ़े 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं बनते 2000 के, एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो। और अगर आप अपनी गुडविल बचाने के लिए 5 साढ़े 5 करोड़ रुपए उन्हें दे देते, तो आपका मार्केट में नाम हो जाता। आपकी गुडविल 25x बढ़ जाती। आप स्पेंड कर रहे हैं ना 25x, आपकी गुडविल इस चीज़ से 25x बढ़ जाती। और साहब अब अगर जो हम इसी पॉइंट में से ये बात करें, ये जो बहुत छोटा सा नंबर बताया आपने 2000 का, तो क्या आप ऐसे 2000 आईबीसीज की लिस्ट दे सकते हैं जिन्होंने आपके यहाँ से एवरेज 1 लाख रुपए से ऊपर कमाया हो मंथली, जब से वो जुड़े हैं, और 31/3/2023 तक, या फिर जब तक आपने प्रोग्राम बंद नहीं किया। आपने अपनी क्लास में बताया कि आपने 10 डेज एमबीए प्रोग्राम जो है 25-30 दिन पहले ही लॉन्च कर दिया था, और पॉडकास्ट में भी यही बात बोली कि आपने ये प्रोग्राम 25 दिन पहले लॉन्च किया था, पर किसी सज्जन ने कहा कि आपने ये प्रोग्राम साहब की वीडियो आने के बाद लॉन्च किया है। तो सर उस सज्जन ने बिल्कुल सही कहा था, आपने ये प्रोग्राम साहब के बाद ही लॉन्च किया है, वो भी फ्री में। हो सकता है कि आपने ये प्रोग्राम पहले ही बना लिया हो, पहले ही डेवलप कर लिया हो, और आपका मोटिव इसे 20,000 का बेचना हो। लेकिन जब आपने देखा कि संदीप महेश्वरी जी ने अपनी एक बिग स्कैम की वीडियो लॉन्च कर दी है, तो आपने उसको ओवरराइड करने के लिए अपना फ्री 10 डे एमबीए प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। और आप ये जो क्लेम कर रहे हैं कि 10 दिन में एमबीए कर जाएंगे और एमबीए से ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत क्लेम कर रहे हैं आप। क्योंकि आप जो है उस प्रोग्राम के अंदर बहुत रेलेवेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और वही बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समझ में आता है कि हाँ भाई क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ये सोचें कि जो 2 साल का कंटेंट है वो आप 10 दिन में कवर करा देंगे और बच्चा एक्सपर्ट बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, वो आपका बहुत गलत क्लेम है सर। और इवन यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये बोल दिया है कि 10 दिन का एमबीए प्रोग्राम किसी भी तरह से कोई मायने नहीं रखता। आपने क्लास 3 एमबीए की अपने बनाई कि एंड ऑफ ऑल कंट्रोवर्सी, यानी कि आप अब कोई रिप्लाई नहीं डालेंगे और आप कंटेंट पे कंटेंट देंगे, जिससे कि आपकी जो भी कंट्रोवर्सी है वो अपने आप खत्म हो जाए। तो सर कंट्रोवर्सी ऐसे खत्म नहीं होती। आपके कुछ सताए हुए क्लाइंट हैं, आप उन्हें उनका रिफंड दे दीजिए, आप उन्हें पैसा वापस कर दीजिए। संदीप सर ने भी यही बताया कि जिससे भी आपने पैसा लिया है, आप उन्हें पैसा दे दीजिए। जिससे भी आपने पैसा लिया है झूठ बोल के, आप उनका पैसा वापस कर दीजिए। जो आपकी अनकंडीशनल रिफंड को देखते हुए आपसे ज्वाइन हुए, आपके साथ काम किया लेकिन वो काम नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, उनको आप उनका पैसा वापस करके और उन्हें टाटा बाय बोल दीजिए और उन्हें एग्जिट दे दीजिए। तभी इस कंट्रोवर्सी का पूरी तरह से एंड हो सकता है। सर आपका जो फर्स्ट क्लास में एंगर और एग्रेशन था, वो एकदम से ही टर्न अराउंड हो गया पॉडकास्ट में, और लास्ट क्लास में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया कि आपकी तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं अपनी वीडियो को क्लोज करते हुए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं, बहुत सारे लोग आपको आइडियल मानते हैं, तो आप उनका विश्वास बनाए रखते हुए जो भी कंट्रोवर्सी है इसे खत्म कीजिए। अगर जो भी जिसको भी मिससेलिंग हुई है या जिसको भी गलत तरीके से आपका कोर्स बेचा गया है, आप उसे बुलाइए, बात कीजिए, उसकी बात को समझिए। और अगर आपको लगता है कि उसको जेन्युइनली प्रॉब्लम हुई है या उसको आपके कोर्स से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो आप उसका पैसा वापस कर दीजिए। आप तो खुद एक इतने बड़े बिजनेस कोच हैं, आपने अपना रिवेन्यू डाउन से टॉप जाते हुए देखा है और बहुत एग्रेसिवली जाते हुए देखा है, तो आप क्यों इस चीज़ को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप खुद अपने लिए एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाइए, और जो भी आपके यहाँ मिस सेलिंग हुई है प्लीज़ उसे रेक्टिफाई कीजिए। थैंक यू।